आज हम पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र जिसे लिखा था शहीद भगत सिंह ने। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे एक लेख जिसका शीर्षक है विद्यार्थी और राजनीति। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस पैराग्राफ में भगत सिंह लिखते हैं कि पंजाब की जो सरकार है वो बिल्कुल ही न्यारी है। वो नहीं चाहती कि विद्यार्थी और विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। वो चाहती है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही पॉलिटिक्स से दूर रहें। और इतना ही नहीं, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही स्टूडेंट से ये हस्ताक्षर करवा लिया जाता है कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। या हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या? कुछ चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। दूसरे पैराग्राफ में भगत सिंह पंजाब की राजनीति को पिछड़ा हुआ बताते हैं और कहते हैं कि इसका कारण शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो बिल्कुल ही बुद्धू हैं। क्यों? क्योंकि वो छात्रों को राजनीति में भाग लेने से मना करते हैं और उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं। वो ऐसी शिक्षा को निकम्मी और फिजूल बताते हैं जिसमें युवा जगत को अपने देश के हित से दूर रखा जाता है, देश की बातों से दूर रखा जाता है, राजनीति से दूर रखा जाता है। वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा निकम्मी है जो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क को पैदा करती है, क्लर्क को उपजाती है। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बहुत जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और फिर उसने कहा, ये रूसी सज्जन थे? बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा, तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं? भगत सिंह मानते थे कि रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता मिलती है। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी और फिर भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु हैं, पेट के गुलाम हैं,
तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। यहाँ व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, और व्यवहारिक ज्ञान तभी हो सकता है जब विद्यार्थी पढ़ने के क्रम में ही राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा ले। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा ना लगाया हो। मतलब वैसे विद्यार्थी जो सिर्फ गणित और ज्योग्राफी या अन्य विषय ही पढ़ रहे हैं, राजनीतिक के विषय को नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को कहाँ से व्यवहारिक ज्ञान होगा राजनीतिक का। फिर आगे कहते हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आज सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं, क्या वे बच्चे, क्या वे विद्यार्थी जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नेशनल कॉलेज अहमदाबाद में, वहाँ के लड़के कैसे ही मूर्ख रह जाएंगे? क्योंकि वो तो सिर्फ सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं, दूसरी विषयों की पढ़ाई तो उनकी हो नहीं पा रही है। लेकिन पंजाब में ऐसा नियम बनाया गया है कि जो भी विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेगा उसको पहले ही पर्चे पर साइन कर देना है कि वो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेगा, तो उसे उसका व्यवहारिक ज्ञान तो होगा नहीं। सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों का इसी से उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। भगत सिंह मानते थे कि विद्यार्थी भावी राष्ट्र के नियामक हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, विचारपूर्ण हैं, उनको आगे आना आवश्यक है। उनकी मान्यता थी कि नौजवान चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अंधेरे खंड में, वह पतितों को उठा सकता है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकता है, उसमें शक्ति है, क्षमता है, साहस है, कर्मठता है, तो उसे राजनीति से दूर नहीं रखना चाहिए। उसे अन्य विषयों की तरह इसमें भी उचित शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि कल देश की बागडोर ऐसे ही नौजवानों को संभालनी है। उन्हें आज ही देश की बातों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा, समृद्धि, स्वतंत्रता युवा पीढ़ी ही ला सकती है। तो भगत सिंह जी विद्यार्थी और राजनीति लेख में यह स्पष्ट करते हैं कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना अवश्य चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को आज ऐसे राष्ट्र भक्तों की आवश्यकता है जो तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भगत सिंह द्वारा ही लिखा हुआ एक पत्र जो उन्होंने सुखदेव के नाम लिखा था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।